हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, वॉइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा डेंसिटी और जो रेडियस रेशियो रूल थे वो भी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। खाली दो टॉपिक बचते हैं। पहला टॉपिक जो आता है जिसको आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं हम, जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो यही देखेंगे डिफेक्ट जो होता है वो होता क्या है, व्हाट इज ए डिफेक्ट। हम डिफेक्ट किसको बोलेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर। दूसरा, डिफेक्ट जो आता है वो आता कैसे है, एक सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आता है तो वो क्यों आता है। तीसरी चीज, डिफेक्ट जो रहते हैं कितने टाइप के होते हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे क्या डिफेक्ट्स का कोई फायदा होता है क्या, या कोई नुकसान होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या, उनकी इंपॉर्टेंस क्या। ये सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है। देखो मैं क्या बोलता हूं कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है, उसका मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है कि नहीं। अब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला जाता है। लॉन्ग रेंज मतलब काफी दूर तक सेम पैटर्न जो रहता है वो फॉलो होता रहता है, यही चीज है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहते हैं उनके अंदर कुछ एक जगह पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स भी होते हैं। क्यों आते हैं वो जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, उसका मतलब क्या है, पैटर्न कुछ देर के बाद चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, इस डिफेक्ट की वजह से। कैसे आया है डिफेक्ट, डिफेक्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर एक जगह पे जो गड़बड़ी आई है, जो डिफरेंस आया है, उसी को मैं डिफेक्ट बोल रहा हूँ। पहली चीज क्लियर होगी कि रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर जो डिस्टरबेंस आई है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफेक्ट बोल रहा हूँ। पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये डिफेक्ट आते कैसे हैं, तो आपको याद रखना है कि जब एक सॉलिड बनता है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जब मैं बात करता हूं तो उसका क्रिस्टल जो रहता है वो ग्रो किया जाता है। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन किया होगा उसके अंदर देखा होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट के, या फिर आप बोलते हो कि एलम के, उसके जो होते हैं क्रिस्टल्स हम ग्रो करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड की स्पीड जो रहती है ये बहुत स्लो होनी चाहिए। अगर ये स्पीड मॉडरेटली फास्ट होगी या बहुत फास्ट होगी, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं क्रिस्टल्स को, तो वहां पर क्रिस्टल जो रहते हैं उनकी जो ज्योमेट्री हमें चाहिए होती है वो ज्योमेट्री नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड का जो हमारा जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को तेज रखते हैं, उस टाइम पर डिफेक्ट्स आ जाते हैं उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री के अंदर। एक ये चीज क्लियर होगी। पहले मैंने बताया डिफेक्ट क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर जो डिस्टरबेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, एक डिफेक्ट। कैसे आता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड की स्पीड अगर हम बोल देते हैं कि ज्यादा होती है तो उस जगह पर जो क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं वो परफेक्टली ग्रो नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। उनके अंदर एटम्स के अरेंजमेंट के अंदर कुछ डिफरेंस या डिस्टरबेंस आ जाती है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद हमें देखना है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं डिफेक्ट्स की टाइप्स। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टाइप ऑफ डिफेक्ट। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफेक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट था वहां पर क्या हो गया, उस पूरे अरेंजमेंट में केवल एक छोटे से पॉइंट के ऊपर ही थोड़ा सा चेंज आ जाए, थोड़ा डिफरेंस आ जाए, थोड़ा डेविएशन आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे उस पॉइंट के अराउंड कुछ डिफेक्ट आया है, तो नाम हो गया पॉइंट डिफेक्ट। अगला लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है, पूरे अरेंजमेंट के अंदर एक पूरी की पूरी लाइन ऑफ एटम्स जो अरेंजमेंट था वो लाइन की लाइन जो थी वो डिफेक्टेड है। वो कैसी है, वो अलग है, थोड़ा उसका अरेंजमेंट बाकी सबसे अलग है। इसका मतलब इस तरह के अरेंजमेंट के अंदर डिफेक्ट जो आता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। एक और भी तरह का डिफेक्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं आपके सिलेबस में, हालांकि फिर भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ये कैसे आता है कि जब डिफरेंट एटम्स जो थे उनकी एनर्जी लेवल जो थे वो अलग अलग थे, उनका एनर्जी अलग अलग थी। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जमने लगते हैं और क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल्स ग्रो होने लग जाते हैं। तो जब वो क्रिस्टल्स ग्रो हो रहे हैं उस टाइम पर डिफरेंट एटम्स की एनर्जी अलग अलग रहेगी, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर हो सकते हैं, और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि आपके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट की भी खाली डेफिनेशन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन पता चल गई कि जब एक पॉइंट के अराउंड कुछ डेविएशन आ जाता है रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला जो आता है वो आता है स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक
इसके नाम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपके सामने वर्ड आया होगा स्टोइशियोमेट्री क्या होती है। स्टोइशियोमेट्री क्या होती है भाई, जब आपके पास 2 या 3 एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो किस रेशियो के अंदर वो कंबाइन हो रहे हैं, उस रेशियो को हम बोल रहे थे क्या, स्टोइशियोमेट्री। जब आप कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं तो किस रेशियो में वो कंबाइन होते हैं, उस रेशियो को भी क्या बोला जाता है, स्टोइशियोमेट्री बोला जाता है। तो पहला जो डिफेक्ट आता है वो आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें पॉइंट डिफेक्ट तो आया है लेकिन उस डिफेक्ट की वजह से ओवरऑल जो रेशियो था उन एलिमेंट्स का वो चेंज नहीं हुआ है, वो स्टोइशियोमेट्री बनी हुई है। तो अगर स्टोइशियोमेट्री सेफ रहती है, जो रेशियो था वो अगर वो सेफ रहता है, वो एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है, तो उस तरह के डिफेक्ट को बोला जाता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। दूसरा आता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका मतलब तो पता चल ही गया होगा आपको, क्या होता है इसका मतलब। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है जब स्टोइशियोमेट्री जो रहती है वही डिस्टर्ब हो जाती है, कोई एक ज्यादा हो जाए कोई एक कम हो जाए। स्टार्टिंग में जो रेशियो आप लेके चल रहे थे 2 एलिमेंट्स का जिनसे मिलकर कंपाउंड बना हुआ है, अगर वो रेशियो ही चेंज हो जाए तो उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इस तरह के जो हमारे पास रहेंगे डिफेक्ट उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टोइशियोमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है इस केस के अंदर। तीसरा जो हमारे पास डिफेक्ट आता है इसके अंदर उसको बोला जाता है क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है कि हमारे पास जिन 2 चीजों से मिलके कोई कंपाउंड बना हुआ था उनके अलावा अगर कोई और एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे बाहर से आई हुई इम्प्योरिटी। और इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो एक एक करके इन तीनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये नोट हो गया, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। तो भी पहला हमारा जो डिफेक्ट है जो बोर्ड के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफेक्ट है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। डेफिनेशन तो क्लियर होगी सभी को। डेफिनेशन क्या होती है कि जब डिफेक्ट की वजह से पूरे सॉलिड के क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री पे, उसके फॉर्मूले पे कोई फर्क ना पड़े तो हम बोलते हैं क्या कि स्टोइशियोमेट्री सेफ है। इस तरह डिफेक्ट को बोलेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो रहता है वो किस किस तरह से आ सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं डिफेक्ट आने के। पॉइंट जो होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट है ये, तो इस पॉइंट के डिफेक्ट के आने के, अराइज होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक जगह जहां पर कोई एटम होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है, वहां पे क्या आ गई, वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर वो खाली होगी जगह तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी और वो एटम उस पूरे क्रिस्टल से ही बाहर चला गया, किसी और जगह पे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे क्रिस्टल के अंदर एक जगह खाली पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैकेंसी बना के दिखाऊं आपको तो इस तरह से मान लेते हैं कोई सॉलिड है जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है और ए और बी का अरेंजमेंट इस तरह से हो रखा है। एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट बन गया और मैं बोलता हूं कि यहां से अगर ये जो एटम है इनको मैं इस तरह स्फीयर बना देता हूं, ये एटम्स इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज है और अब इसमें से किसी एक जगह से कोई भी एक एटम अगर बाहर चला जाता है, वो इस क्रिस्टल के अंदर आता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि इस जगह पर बी जो था वो बाहर चला गया। तो ये तो जगह खाली हो गई, इस जगह को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी समझ में आ गई, वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, जब कोई एक एटम उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, अपनी खाली जगह छोड़ जाता है, तो हम बोलते हैं वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि एटम यहां से अपनी जगह से तो निकला, पॉइंट के ऊपर उसने डिफरेंस तो दिखाया इस पैटर्न के अंदर, डेविएशन तो आया, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला। वो कहां गया, वो चला गया किसी इन खाली जगहों के बीच में। इन एटम के बीच में कुछ खाली जगह है, इन खाली जगहों को हम बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स। इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। और इस तरह से एटम जो रहता है वो अपनी जगह छोड़ के अपने आसपास, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अपने आसपास किसी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाए। तो 2 तरह से हमारे पास डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। किस किस तरह से, पहला हो सकता है वहां पे कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए, जब एटम अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और जब वो अपनी जगह छोड़ के अपने आसपास किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, देन इट इज नोन एज व्हाट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि सर आप बोलोगे कि बी जो था वो यहां से बाहर चला गया, फिर आप बोल रहे स्टोइशियोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा,
तो स्टोइचियोमेट्रिक फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, ए तो ज्यादा हो गए बी तो कम हो गए। तो इस चीज के लिए मैं क्या बोलता हूँ भाई, आयंस आयनिक जो हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहती है वो मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं होगा फिर वो कंपाउंड नहीं बन पाएगा, वो आयन बन जाएगा फिर तो यहां से मैं बोलता हूं कि अगर हमारे पास ए जो है वो एक एनायन है और बी जो है वो क्या है, वो एक कैटायन है, अगर मैं ये बोल देता हूं और उनसे एक सॉलिड बना हुआ है ए बी, तो यहां से अगर हमारा कैटायन बी बाहर निकला है तो एनायन भी बाहर निकलेगा। तो यहां से मैं ए जो है उसको बाहर निकाल देता हूं और क्रिस्टल से बाहर चले गए दोनों के दोनों। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक वैकेंसी है, यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो एक तरीका ये हो सकता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट करने का, जो पहला तरीका आ रहा है वो आ रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस थे वो मिस हो जाए, वो गायब हो जाए अपनी अपनी जगह से, क्रिस्टल से बाहर चले जाए, एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर साइट, वो अपनी जगह से चले जाए, बाहर चले जाए। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो रहता है उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास ए या बी में से कोई एक जो है भाई वो खाली जगह के अंदर चला जाए, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाए। मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे मैंने ए लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया बी, ये हो गया ए हमारा और ये बी, ये परफेक्ट अरेंजमेंट था। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि कौन सा वाला एटम ए और बी में से, या आयन रहते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो कौन सा वाला आयन इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जा सकता है। अब ये मत सोचना कि सर कोई भी जा सकता है, क्यों, इसमें एक रीजन है। कैटायन और एनायन में से साइज किसका बड़ा होता है, कैटायन का साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। ऑब्वियसली बात है एनायन का साइज बड़ा होता है, तो एनायन का साइज जब बड़ा होगा तो वो जो खाली जगह बचती है उसके अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि इन एटम्स बीच में जो खाली जगह बचेगी वो इनके खुद के साइज से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि जो कैटायन रहेगा उसका साइज छोटा रहेगा तो वो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जा सकता है। तो बी जो था वो यहां से निकल के यहां रहने लग गया, तो यहाँ पे खाली जगह भी क्रिएट हो गई और वो कहां चली गई, वो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चली गई। तो इस तरह से हमारे पास एक डिफेक्ट आया है। क्या इससे स्टोइचियोमेट्रिक कोई फर्क पड़ा, क्या ए और बी का जो रेशियो था उस पर फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने ए थे उतने ही बी अभी भी क्रिस्टल के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा जो तरीका हमारे पास आया है वो क्या आया है कि जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, एन इंटरस्टिशियल साइट, एक दूसरा तरीका ये है। और इन दोनों ही डिफेक्ट्स की जो डिस्कवरी थी वो अलग अलग साइंटिस्ट ने करी थी, उन्हीं के नाम पे इनका नाम दे रखा है। तो एक एक करके इनका नाम बता देता हूँ। जो पहला वाला जो मेथड हमने बताया है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अगर मिस हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्कोटकी मेथड। नाम क्या रहेगा इसका, स्कोटकी मेथड। और जो दूसरा तरीका है उसको बोला जाता है फ्रेंकल मेथड। मैं तो इसको इस तरह याद कर लेता हूँ कि फ्रेंकल मेथड जो होता है उसके अंदर एक कैटायन फंस जाता है। कहां फंस जाता है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर फंस जाता है। और ये जो था क्या बोलते हैं, जो स्कोटकी मेथड, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर साथ साथ दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं, दोनों साथ बाहर जाते हैं। तो फ्रेंकल में फंस जाता है, स्कोटकी के अंदर वो साथ नहीं पाता है। एक अगर निकला है दूसरा भी निकलेगा, ठीक है। अब जो कैटायन था इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला गया, एनायन इसके अंदर नहीं आ सकता, तो दोनों बाहर जाएंगे। दोनों का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के अंदर डिफरेंस और दोनों से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखो भी हम डिफरेंस कर लेते हैं दोनों तरह के डिफेक्ट्स के अंदर, स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आप यही लिख सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। स्कोटकी डिफेक्ट क्या होता है, हम बोलते हैं कि दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। कि यहां से बी जो था वो निकल गया, यहां से ए निकल गया। अगर मैं बी को कैटायन बोल रहा हूँ, ए को क्या बोल रहा हूँ, एनायन बोल रहा हूँ, तो यहाँ से कैटायन बाहर निकल गया, यहाँ से एनायन बाहर निकल गया, स्कोटकी डिफेक्ट हो गया। ये किस वजह आता है, इट अराइजेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि लैटिस साइट पे जहां पे कैटायन को होना चाहिए था वहां से वो कहां चला गया, वहां से वो चला गया इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। ध्यान रखना है कि एनायन इंटरस्टिशियल साइट के अंदर नहीं जा सकता है।
पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा आप ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, डेफिनेशन क्लियर तो मेरे हिसाब से डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, कहां पे होता है ये वाला डिफेक्ट? तो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि ये वाला डिफेक्ट जो रहेगा ये वहां होगा जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा जिसकी वजह से भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहेगी। यहां से एटम्स को बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं है, ये चीज समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जहां पर हाई होता है, यानी कि जो लास्ट टेबल बनाई थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 6 वाले जो कंपाउंड लिखे थे, NaCl हो गया, इसके अलावा CHCl टाइप हो गए, उनके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे जो रहेंगे वो किसमें आ जाएंगे? वो स्कोट की डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, वहां से कुछ एटम्स बाहर चले जाते हैं, ये चीज क्लियर है। दूसरा, ये वाला कहां पे होता है? तो ये वाला जो रहेगा, ये वाला वहां होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट वहां एग्जिस्ट करेगा जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो कहां पे रहता है? हमने जो बताया था एक B2O3 टाइप स्ट्रक्चर था, इसके अलावा कॉपर का सल्फाइड हो गया या फिर सिल्वर के हैलाइड्स हो गए। सिल्वर और कॉपर जो इनका साइज बहुत छोटा रहता है, इस वजह से यहाँ पर जो कैटायन रहेगा वो इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर चला जाता है। तो जो सिल्वर हैलाइड होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहता है, कैटायन का साइज छोटा रहता है, तो वो इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट जो रहता है वो शो करते हैं। ये चीज क्लियर है? इसके बाद डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो भाई, यहाँ पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतनी है, क्या मास पे इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल मास इफेक्ट पड़ा है। 2 आयंस कम हो गए, कैटायन कम हो गए, एनायन कम हो गया, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास डिक्रीज हुआ है तो डेंसिटी जो रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम उतनी ही है। क्या मास कम या ज्यादा हुआ है? नहीं, मास तो कम भी नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं हुआ, जितने आइटम पहले थे उतने अभी भी है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं, डेंसिटी जो है वो कैसी रहती है? वो सेम रहती है, डेंसिटी सेम या फिर नो चेंज। इसके बाद पांचवा आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको याद रखना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आयंस के बीच की डिस्टेंस पे। यहाँ पे आयंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। ये जो इंटरस्टिशियल साइड जो थी ये इन तीनों के नजदीक पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ लिखता हूं मैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो इंक्रीज कर जाएगा और वहां पे डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब उनके बीच की जो डिफरेंस है, वो जो डिस्टेंस थी वो थोड़ी कम हो गई है। ये चीज क्लियर? एक चीज का और ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर ही हमारे पास जो डिफेक्ट्स आते हैं उनके केस में इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है उस पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है होल मूवमेंट की वजह से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या तो आयंस की मूवमेंट की वजह से होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है। यहाँ पर ये आयंस थे, वाइब्रेट कर रहे थे आपस में, अभी यहाँ पे आ गया क्या? एक होल आ गया। इस होल की पोजीशन लेने के लिए मान लेता हूं कि ये बी जो है ये यहां चला गया, बी आ सकता है यहाँ पे, बी यहां चला गया, तो बी यहां चला गया, आयन की मूवमेंट हो गई और साथ ही साथ यहाँ पे एक होल आ गया। इसकी जगह लेने के लिए ये वाला बी आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी यही हो सकता है कि ये जो बी है ये इसकी जगह पे आ गया, इसकी जगह खाली हो गई, इसकी जगह कोई और भी आ गया। तो इस तरह से हमें लगता है कि जो होल है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जो खाली जगह रहेगी वो एक साइड बढ़ती हुई चलती दिखाई देगी। इस तरह से होल्स का जो मूवमेंट होता है, होल मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, फटाफट इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है वो आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी ऐसे डिफेक्ट जिनमें जो फॉर्मूला रहता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है? या तो मेटल जो रहेगी वो चेंज होगी या फिर नॉन मेटल चेंज होगी। कोई एक जो रहेगा ज्यादा हो जाए, कोई एक कम हो जाएगा। तो मैंने दो तरह के यहाँ पे डिफरेंस बताए आपको, दो तरह के डिफरेंट टाइप बताए। पहला बोला है मैंने मेटल एक्सेस, यानी मेटल जो रहेगी वो ज्यादा हो जाएगी। मेटल ज्यादा कैसे हो सकती है? या तो एक्स्ट्रा मेटल आ गई या फिर एनायन नॉन मेटल उसमें से बाहर चली गई है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि मेटल कम हो गई है। मेटल को कम करने का तरीका क्या है? या तो कुछ मेटल्स को बाहर निकाल दो या नॉन मेटल ज्यादा ऐड कर दो उसके अंदर। ठीक है, जब भी कोई चीज हमें ऐड करनी होगी तो वहां पर हम बोलेंगे कि इंटरस्टिशियल साइट, जो खाली जगह है वहीं पे ऐड हो सकती है। और इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कैटायंस को, एक्स्ट्रा मेटल को तो आप डाल सकते हो, ये चीज तो पॉसिबल है।
लेकिन क्या एक्स्ट्रा नॉन मेटल को इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। तो ओवरऑल हमारे पास ये 3 ही मेथड मिलते हैं। पहला मेटल एक्सेस का, जिसके लिए 2 तरीके हमारे पास, और तीसरा है नॉन मेटल को बढ़ाने के लिए। तो तीसरा जो है ये सबसे पहले देख लेते हैं। नॉन मेटल को बढ़ाने का तरीका क्या है कि कैटायंस जो है उनको आप हटा दो। अगर हम कैटायंस को बाहर कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉन मेटल की एक्सेस हो जाएगी। दूसरा बोल रहे हैं मेटल का एक्सेस। मेटल का एक्सेस करने के लिए तरीका ये है कि जैसे एनायन जो है उनको हमें बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालते हैं? हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके अंदर, इन एटमोस्फियर ऑफ सोडियम। तो जो सोडियम के मेटल बाहर जो है वो क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के ऊपर आके रुक जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, और ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जो बाहर से सोडियम आया उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जिससे बन गया वो सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम कैटायन, जो इस क्रिस्टल के अंदर से क्लोराइड को बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह से क्लोराइड जो था वो सोडियम के साथ मिल गया और उसने क्या बना दिया, अलग से सोडियम क्लोराइड बना दिया। एक क्लोराइड इस क्रिस्टल में से मिस हो गया है, तो इसका मतलब एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो न्यूट्रलिटी रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो हमने बोला स्टार्टिंग में कि सोडियम जो बाहर से आया उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जहां से क्लोरीन निकला वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहने लग जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की जो जगह रहेगी उसको बोला जाता है एफ सेंटर। इसको बोलते हैं एफ सेंटर। इसकी डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है, इसको नोट कर लेना। एफ सेंटर क्या होता है? जब हमारे पास मेटल जो रहती है वो नॉन मेटल को बाहर निकाल के लेके जाती है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ के जाती है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको एफ सेंटर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, वापिस आएगा, कुछ एनर्जी जो रहेगी वो वहां से रिलीज करेगा, जिसकी वजह से कलर जो रहता है कंपाउंड का वो आ जाता है। तो कलर जो होता है उसका रीजन बनता है एफ सेंटर। दूसरा मैंने बोला है कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो मेटल रहेगी वो कैसे डाल सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर हम क्या कर लेते हैं, मेटल डाल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि जब ZnO को हीट किया जाता है तो वो टूट जाता है। किस किस के अंदर, Zn और O2 के अंदर। और ये Zn जो है ये भी और आगे फर्दर टूट जाता है, एक Zn आयन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जिंक और ऑक्साइड, ऐसे तो हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड तोड़ने जिंक और ऑक्सीजन दोनों ही बाहर निकल रहे थे, लेकिन ये जो जिंक के कैटायंस है ये क्या करेंगे, ये इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल ज्यादा हो जाती है। इसका एग्जांपल याद रह जाएगा। तीसरा जो आता है वो आता है कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी कहाँ देखने को मिलती है? तो इसी का ध्यान रखना, कैटायन वैकेंसी कहाँ देखने को मिलती है? अगर कोई मेटल ऐसी है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो शो करती है, जैसे कि आयरन Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर पाई जाती है, तो हमें क्या करना है कि जो पूरा क्रिस्टल था मान लेते हैं कि वो Fe2 पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ था। हमारे पास 3 Fe2 पॉजिटिव थे, जिन लोगों ने क्या कर रखा था भाई, टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रखा था। 3 ऑक्सीजन थे हमारे पास, 3 ऑक्साइड आयन थे, जिन्होंने सबने मिलकर -6 नेगेटिव चार्ज जो था उसको दे रखा था। इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या थी, बैलेंस थी। अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों Fe2 पॉजिटिव को हटा देता हूँ और 2 जगह पर, केवल 2 जगह पर Fe3 पॉजिटिव डाल देता हूँ। तो चार्ज तो अभी उतना ही आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस है, लेकिन एक आयरन की जगह जो रहेगी वो खाली हो जाएगी। पहले 3 आयरन आइटम, 2 ही आयरन आइटम, तो इस तरह से कैटायन की वैकेंसी हो जाती है। लास्ट टॉपिक जो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो सोल्ट्स रहते हैं जैसे NaCl हो गया, उसके अंदर किसी और सोल्ट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उस टाइम पे उसको मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने डाल दिया स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, तो कुछ एक सोडियम की जो जगह रहेगी वहां पर स्ट्रोंशियम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक इम्प्योरिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको NCERT से बना के देख लेना है। बाकी जो फर्दर क्वेश्चन रहेंगे कंपटीशन वाले क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।